अब दूसरे स्पेक्ट्रम पे आपके बिल्कुल ऑपोजिट पेरेंट्स आ गए। दूसरा स्पेक्ट्रम क्या है? परमिसिव पेरेंट्स। परमिसिव स्टाइल है, पैसिव स्टाइल भी आप इसको कह सकते हैं। अब ये वो पेरेंट्स हैं जिनको रूल्स ही नहीं सेट करने आते। आज धुआंधार तकरीर कर दी घर में, ऐसे बात करनी है, ऐसे बैठना है, ऐसे उठना है, और कल से खबरदार किसी ने स्क्रीन लगाई, फोन उठाया, 2 दिन बाद खुद ही पकड़ा दी स्क्रीन। कोई मेहमान आ गया, कोई काम करना है तो पकड़ लो। ऐसे पेरेंट्स मुझे अक्सर आके कहते हैं कि हम क्या करें, बच्चा हाथ से खींच के फ़ोन ले जाता है। कितने साल का? 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा। हमें समझ नहीं आती हम क्या करें। कुछ चीज़ों में तो आपको बहुत फ़ायदा होता है। क्या फ़ायदा होता है? आपको पॉपुलैरिटी वोट बहुत मिलता है। वक्ती तौर पे बच्चे आपकी बहुत तारीफ़ करते हैं। यानी आप इमेजिन करें कि एक टीनेजर है, 2 टीनेजर्स बल्कि अगर हम देख लें, एक टीनेजर जो है उसके पेरेंट्स ज़रा लिमिट सेट करते हैं, दूसरा टीनेजर है उसके पेरेंट्स लिमिट नहीं सेट करते। ये हैं परमिसिव पेरेंट्स हैं। तो कौन तारीफ कर रहा होगा जब आपस में वो बात करेंगे? वो बच्चा कहेगा मेरे अम्मा अब्बा तो बहुत अच्छे हैं, मुझे तो हर चीज़ की आज़ादी है, और मुझे तो नहीं वो कहते। जैसे मैं एक अपने बच्चे की वो मदर को मिली, और जब मैंने बातों बातों में ऐसे कहा कि रात को आजकल मैं ज़रा लेट ही सोती हूँ इसलिए कि वो बच्चे फ़ोन रखते हैं, तो उनका क्या मतलब? इतना उन्होंने हैरत से मुझे देखा। मैंने कहा बच्चे फ़ोन जब रात को मेरे कमरे में रखते हैं तो फिर मैं सोती हूँ, सुबह वो ले लेते हैं। उन्होंने अपने अलार्म्स लगाए होते हैं तो मैं वो अलार्म्स के मुताबिक फ़ोन उनके कमरे में रख देती हूँ, फिर वो ले लेते हैं। शी कुड नॉट बिलीव दैट। शी सेड आप कैसे ले लेती हैं? मैंने कहा बस वो शुरू से रूल बना हुआ है तो वो फॉलो करते हैं, उस पर लड़ते नहीं है। मैंने कहा नहीं, क्योंकि दिन में जब वो फ़ोन पे होते हैं फिर मैं नहीं कुछ भी कहती उन्हें। ये थोड़ी है कि फ़ोन दे भी दिया, साथ रोक भी दिया, साथ बातें भी सुनाते रहे, मतलब वो हर चीज़ को ही हम गड़बड़ मिक्सअप कर दें। तो मैंने कहा मैंने उनको पहले बता दिया कि देखो इस टाइम पे नहीं, उस टाइम पे रख दो, बाकी ले लो, फिर उस टाइम पे मैं नहीं रोकूंगी। फिर वो और तरीके हैं कि कैसे उसको हैंडल करना है। लेकिन उनको कौन सी फ्रेंड्स अच्छी लगती हैं? जब आपके बच्चे आपको मिसालें दे रहे होते हैं, हमारे फ्रेंड्स की तो मदर्स कभी नहीं रोकती, जो दिल चाहता है खा लेते हैं, जो दिल चाहता है कर लेते हैं। प्रॉब्लम कहाँ है? वो पेरेंट्स ऐसे हैं, पॉपुलैरिटी वोट मिल रहा है। अगर आपके बच्चे आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं ना, तो क्या मतलब है? गड़बड़ है। अगर बच्चे नाराज हो रहे हैं ना, तो फिर आप काफ़ी हद तक सही काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर बच्चे खुश हैं तो फिर तो उसका मतलब है, देखें ना, बच्चों को तो मेच्योरिटी लेवल वो नहीं है, वो गड़बड़ें कर रहे होंगे, और आपने रोक टोक अगर नहीं की तो फिर तो मसले हैं। यहां पर ये जो परमिसिव पेरेंट्स हैं ये कहते हैं हम बच्चों के फ्रेंड्स हैं, और उनको फिक्र ये होती है कि अगर हमने बच्चों के फ्रेंड्स ना बने और हमें रूल्स लगाने पड़े तो बड़ा मसला होगा। बहुत प्राउडली पेरेंट्स बताते हैं हम तो जी बच्चों के साथ फ्रेंड्स की तरह रहते हैं। उस दिन किसी ने मुझसे जिक्र किया कि एक टीवी पे कोई ड्रामा आ रहा है, उसमें 2 फैमिलीज दिखाई जा रही हैं। एक फैमिली वो दिखाई जा रही है, जब उन्होंने मुझे डिटेल बताई, एक फैमिली वो दिखाई जा रही है जो बहुत स्ट्रिक्टनेस कर रही है और वहाँ पे बच्चों की क्या क्या खराबियाँ हैं, और एक फैमिली वो दिखाई जा रही है जहाँ कुछ भी नहीं है और वो बच्चे बड़े ठीक चल रहे हैं। अब जो ये ड्रामा देखेगा वो माँ क्या करेगी? परमिसिव हो जाएगी, परमिसिव हो जाएगी। तो मैंने जब उनसे पूछा कि अच्छा क्या उसमें दिखाया जा रहा है, वो क्या आज़ादी दे रही है? मसलन ये कि जी जिस घर में रोका जा रहा है फ़ोन ना रखो, उस घर में वो बच्चा जो है वो छुप छुप के उसने फ़ोन रखा हुआ है, छुप छुप के उस पर डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रहा है। और जिस घर में रोका नहीं जा रहा, बच्चों के पास फ़ोन भी है, वो कुछ नहीं कर रहे। ये कैसे हो सकता है? मुझे आप बता दें ज़रा। मेरे पास ढेरों ढेर लाइनें आती हैं ऐसे बच्चों की जिनके माँ बाप ने खुली आज़ादी दी हुई है और उनके बच्चों के हालात क्या हैं। एक वाक्य है, मैं इस पे आपको बिल्कुल सही बता रही हूँ। ऐसा हुआ है कि इतने परमिसिव पेरेंट्स हैं कि बच्चे जब टीन एज में पहुंचे तो वो गन्स रखना चाह रहे हैं, दे आर अलाउइंग देम, हाँ जी, कि रखिए, और फिर वो सिचुएशंस गोलियां चलने पे, कत्ल होने पे पहुंच गई हैं, और अदालतें और कचहरियां, और बच्चों की पढ़ाइयां A लेवल्स के बच्चे हैं, और वो कहाँ पे पुलिस स्टेशन में। और आप ये बता रही है, मेरे पास एक मदर आई थी कि उनके बच्चे ने गन से अपने बाप को गोली मार दी, और वो मुझे ये बता रही हैं कि मैं एक तरफ हॉस्पिटल जा रही हूँ कि मियाँ मेरे जो वो मर रहा है, बचता है कि नहीं बचता, और दूसरी तरफ बेटा जेल में, मैं उसके पास जा रही हूँ।
और उनकी एक छोटी बेटी है जो इतनी ट्रॉमेटाइज्ड है कि वो अपने बाल खींच खींच के निकालती है, और वो 6 साल की बच्ची मुझे बैठ के क्या बता रही है कि डॉक्टर, व्हेन आई से आई पुल माई हेयर, इट्स नॉट लाइक आई जस्ट पुल इट लाइक दिस, आई पुल इट आउट ऑफ रूट्स। ये साइकोलॉजिकल एक बीमारी है। मैं आप सबको ज़रूर वार्न करना चाहूँगी कि जो लोग ड्रामे देखते हैं, प्लीज़ खुदारा उनसे लेसन लेकर ये ना सोचें कि हाय हम अगर बच्चों के साथ जायज़ सख्ती कर रहे हैं तो हम गलत कर रहे हैं। हर चीज ना इत्तेदाल में होनी चाहिए। बिल्कुल। आप अलाउ भी कोई चीज करते हैं तो विद सम लिमिट्स एंड Yes. अब वो मैंने भी उसके 1-2 एपिसोड्स देखी हैं, असल में जो सख्ती भी दिखा रहे हैं ना, वहाँ जो ठीक चीज है उस पे भी वो मतलब वो बच्चा अगर कोई ठीक बात भी करता है ना तो उसको भी बहुत ज्यादा सख्ती है, और जो फ्रेंडली मदर है उस वो सिंगल पेरेंट, मतलब मैं कहती हूँ उन दोनों का कंपैरिजन ही नहीं होता। देखिए बात ये है कि जो ये ड्रामों में या मूवीज़ में दिखाते हैं ना, ये आपके माइंड को कंफ्यूज करते हैं, और जब आप कंफ्यूज हो जाते हैं ना तो उसमें से आपको डराते हैं, सही चीज़ों पे डराते हैं। और जहाँ पे वो असल मसला है, मसलन अगर कोई एक ऐसा ड्रामा दिखाएंगे ना कि लड़की ने भाग के शादी की, अब वो उस लड़की को तो बुरा नहीं बनाएंगे। शुरू में आपको लगेगा एकदम कि कितना इस लड़की ने गलत किया, उसके बाद जितनी स्टोरी चलेगी वो ये चलेगी कि इस लड़की के साथ जुल्म हुआ, इसके साथ इसने ज्यादती की, इसने ज्यादती की, और आप ये भूल ही जाएंगे कि उस लड़की ने गलत काम किया। आप इस चक्कर में पड़ जाएंगे कि जी वो आगे जो सारा सिलसिला हुआ। और अगर देखा जाए तो अच्छे बच्चे को भी जैसे वही आप अगर उसको इतना दे देते हैं, अथॉरिटी दे देते हैं, तो बच्चे के ऊपर, बच्चा तो बच्चा है ना, बिल्कुल। जब तक वो शादी के बाद भी बच्चे कई दफा बच्चे ही रहते हैं। एग्जैक्टली। देखिए आपको पता है पॉर्न एडिक्शन के लिए क्या कहा जाता है? पॉर्न एडिक्शन के लिए कहा जाता है कि द स्टार्टिंग पॉइंट इज स्क्रीन टाइम आपका बढ़ गया है। जितना स्क्रीन टाइम आपका बढ़ेगा उतना ज्यादा पॉर्न एडिक्शन के गंद देखने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अब अगर वो ये दिखा रहे हैं कि जी जैसे उन्होंने बताया कि जी एक माँ है वो अवेलेबल ही नहीं है और वो कहती है मैं अपने बच्चों को ट्रस्ट करती हूँ, और वो गलत चीज़ों पे ट्रस्ट करे, सही चीज़ों पे ट्रस्ट करे ना, गलत चीज़ों पे आप नहीं ट्रस्ट कर सकते। मेरी तो अपनी भी सजेशन यही है, जो टीवी देख लेते हैं तो उसको प्लीज एज अ टीवी देखें, वहीं पे बंद, जैसे ड्रामा बंद, क्योंकि लास्ट एपिसोड 20 एपिसोड में वो अच्छा दिखा के आखिरी 2 में उनको तबाही दिखा देंगे, तो माँ के जो बन चुका होता है हमारी माइंड में वो बेस बन जाती है। वो ये बहुत डिफिकल्ट है जब तक आपके एनालिटिक स्किल्स स्ट्रांग नहीं होंगे, प्रिंसिपल नहीं होंगे। यानी कि मैं अगर कहीं पे भी बैठी हूँ या मेरे से कोई बात शेयर करता है, मैं फौरन उस प्रिंसिपल की नज़र में वो चीज़ देखती हूँ। लेकिन अगर आप इमोशनल एलिमेंट से देखकर अपनी पेरेंटिंग को असेस करना शुरू कर देंगे तो आप बहुत बड़े डिजास्टर्स करेंगे। क्योंकि मैं तो इतना डर गई जब मुझे ये बात पता चली, मुझे बहुत फिक्र है कि अगर ऐसा एक ड्रामा चल रहा है और वो पेरेंट्स उसको देख रहे हैं तो वो क्या फैसले कर रहे होंगे। हर माँ तो मेरे से पूछ रही होती है कि जी हम बच्चे को स्क्रीन दे दें, कब दें? मुझसे अक्सर सवाल होता है जी किस एज में उसको लैपटॉप या फ़ोन दे दें, तो मैं कहती हूँ ये सवाल ही नहीं एग्जिस्ट करता। पेरेंट्स के लिए पेरेंट्स बनना ज़रूरी है। आपको वालिदैन होते हुए अपने ताल्लुकात को अच्छा करना है। जब कोई पेरेंट कह देता है कि हम बच्चों के दोस्त हैं, हमने बहुत दोस्ताना माहौल रखा हुआ है, तो आप डिजास्टर पे हैं। आपको पेरेंट्स बन के रहना है। हाँ, पेरेंट्स बनते हुए अपनी भी इज्जत करानी है, बच्चों की भी इज्जत करनी है। परमिसिव पेरेंट्स ये नहीं कर पाते। ओवर टाइम इन बच्चों के साथ क्या हो जाता है, ये बच्चे बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, मैनिपुलेटिव हो जाते हैं और सेल्फिश हो जाते हैं। इनको तरीके आ जाते हैं कि हमने अपने माँ बाप को कैसे चक्कर देना है। जो माँ बाप आज़ादियाँ दे रहे हैं, बच्चे उनको चक्कर देना शुरू कर देते हैं। और बच्चों का कसूर नहीं है, बच्चे बुरे नहीं होते हैं, इट्स देयर एज। उस एज में आप बहुत थ्रिल सीकर होते हैं। हर एज में जो आपको इर्द गिर्द नजर आता है, आपका वो काम करने को दिल चाहता है। हम अपनी उस एज की जो सारे चैलेंजेस हैं कई दफ़ा भूल जाते हैं। फिर पेरेंट्स का वो हैंड्स ऑफ अप्रोच होती है कि बच्चे जो हैं वो कहते हैं खुद सीख जाएंगे, सिखाने की ज़रूरत नहीं है, अपनी गलतियों से सीखेंगे। लेकिन वो गलतियाँ बहुत बड़े बड़े ब्लंडर्स होते हैं जो बच्चे कर रहे होते हैं। आखिर में क्या होता है, यही परमिसिव जो वालिदैन होते हैं ये बच्चों के बारे में बिटर भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने सारी ज़िंदगी बच्चों के लिए सेक्रीफाइस बहुत की होती है। सब वालिदैन करते हैं, लेकिन इन्होंने बहुत ज़्यादा की होती है। इन्होंने अपनी कभी कोई डिमांड पूरी करवाई ही नहीं, कभी कहा ही नहीं कि बेटा ये करना ज़रूरी है, ऐसे रहना ज़रूरी है। अब बच्चे जो है वो रिस्पेक्ट ही नहीं करते पेरेंट्स की, उनको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, उनको बुलडोज करते हैं। अब देखिए कितना बुरा सिनेरियो बिल्ट हो रहा है।
और बच्चे जब ये बड़े होते हैं, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, एक तो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते ना, क्योंकि उनको कोई रूल्स नहीं मिले। दूसरा, ताल्लुकात अच्छे नहीं होते इनके, ओवरऑल रिलेशनशिप्स में अच्छे नहीं होते। स्कूल में भी मसले आएंगे, बड़े होते जाएंगे कॉलेजेस में भी मसले आएंगे, घरों में भी मसले आएंगे बहन भाइयों के साथ। दूसरे की राइट्स नहीं समझते ना, क्योंकि देखें जब वालिदैन की बात उनको सुननी पड़ती है तो अल्टीमेटली वक्त गुजरने के साथ साथ जब वो लार्जर वर्ड से इंटरेक्ट करते हैं उनको पता चलता है कि हमने कहाँ कहाँ सेक्रीफाइस करना है। वो अपनी बाउंड्री ड्रॉ करते हैं। लेकिन जब वो ऐसी फैमिली में रहते हैं जहाँ जो जिसका दिल चाह रहा है करने का, तो वो अपनी बाउंड्री नहीं ड्रॉ कर सकते। आज हमारी पूरे फैमिली सिस्टम्स में यही तो हो रहा है डॉक्टर कमल। बड़े हो जाते हैं, जब आप 40-50 साल की एज पे पहुंचते हैं, आपको अपने बहन भाइयों के राइट्स नहीं पता। कि तयरहमी यहाँ से ही तो होती है। बिल्कुल। मतलब वो एक उसकी जायदाद खा जाएगा, वो उसकी ले लेगा, फिर अदालतों में केस चल रहे हैं, बहन भाई साल एक दूसरे को मिल नहीं रहे। ये प्रॉब्लम्स पीछे ये आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। पेरेंटिंग स्टाइल आप देखें कि ये दुरुस्त नहीं है। मैं जो ये आपको बता रही हूँ, ये मैं कोई अपनी तरफ से कहानी नहीं बना रही। मैंने आपको कहा आप गूगल करके पढ़ लें। इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि वो जो कोई ड्रामा बनाने वाला है, या जो वालिदैन अपनी बड़ी फ़ख्र से कहानियाँ सुनाते हैं और चलाते हैं आपके सामने मूवीज़, जब आप एक स्ट्रक्चर बच्चे को देना चाह रहे हैं और आप कितने शेकी होते हैं। देखिए ना, आपका एक बच्चा आपको बार बार कहता है आप सख्ती करते हैं, आप अनफेयर हैं, और आप बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि मैं एक प्रिंसिपल डिसीजन बच्चे के लिए ले रहा हूँ, और आप किसी ऐसे पेरेंट के साथ बैठते हैं जो परमिसिव है, और वो आपको अपनी दास्तानें सुनाता है कि मेरा बच्चा मुझसे कितना खुश है और हमें कोई मसला ही नहीं हो रहा, तो आप परेशान ही होते हैं ना। कहते हैं शायद मैं ज़्यादा सख्ती कर रही हूँ। हम हर वक्त इसी बैटल में रहते हैं कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर हम इनका ओवरऑल देख लें, इसमें मोहब्बत बहुत ज़्यादा है, लिमिट्स जो हैं कम है, और हर चीज़ पे पेरेंट्स गिव इन कर देते हैं। ऑपोजिट है ना, बिल्कुल। जैसे आपने कहा था कि कॉम्बिनेशन होना चाहिए सबका, तो अगर इस तरह से करें कि बच्चों को बजाएं, क्योंकि छोटे होते हैं वो ही समझ रहे होते हैं कि जो पेरेंट्स कह रहे हैं कि कहेंगे बेटे हम बहुत आप मतलब फ्रेंड्स हैं और वो हैं, लेकिन एक लिमिट सेट की हुई हो। जैसे मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों को स्क्रीन ना दूँ, तो कि अम्मा मुझे यूट्यूब देखना हो, तो मैं प्यार से ऐसे कि बेटे मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मैं आपको ऐसी चीज़ नहीं दे सकती। ये तो ठीक है, आपको ये कहने की ज़रूरत ही नहीं कि मैं आपकी फ्रेंड्स हूँ। आपको अपने बिहेवियर से शो करना है। देखिए ना, कहे बगैर आप कह रही हैं कि आपने उसको प्यार से गले लगाया और साथ ही कह दिया। मसलन मैंने अगर अपने बच्चों में से अगर कभी किसी को रोका है कि नहीं ये कर सकते, और उसने कहा फल्ला आई हेट यू, आई हेट दिस लाइफ, तो मैंने उसको गले ही लगाया है। मैंने ये नहीं कहा बदतमीज़ और कितनी दफ़ा समझाना पड़ता है, रोकना पड़ता है, तुम ऐसे हो। और बच्चे इस चीज़ से बड़े इरिटेट हो जाते हैं कि भाई वो स्पेस भी नहीं मिल रही और वो काम भी उस तरह करना पड़ रहा है। एक और चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व की है कि जब आप लिमिट्स को क्लैरिटी से लगाते हैं और मोहब्बत को भी सही जगह रखते हैं, तो बच्चे जब भी उनको कोई मुश्किल होती है ना, वो उस पेरेंट के पास नहीं जाते जो परमिसिव है, वो आपके पास आते हैं। जब उन्होंने गलत काम करना होता है फिर वो उस पेरेंट के पास जाते हैं। जब उन्होंने सही फैसला लेना होता है और वो परेशान होते हैं, वो हमेशा आपके पास आएंगे। आप नोट कर लीजिएगा, उस फैमिली मेंबर के पास सिर्फ तब जाते हैं जब उन्होंने गलत कोई एक आपको करना होता है। तो आपको इस चीज़ पे भी फिर नज़र रखनी होती है। एक निगलेक्टिंग स्टाइल भी होता है। वैसे तो यूजुअली 4 स्टाइल बताए जाते हैं, ये एक एडिशनल है जो मैं आपको बता रही हूँ। निगलेक्टिंग स्टाइल भी जो होता है, इसमें क्या होता है यूजुअली कि अब ये पेरेंट्स जो होते हैं, इनका क्या हो जाता है कि बच्चों को वो बाकी सब कुछ दे रहे होते हैं, लेकिन इनडिफरेंट्स होते हैं, इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होते। यानी उनके खाने पीने का, उनकी बाकी चीज़ों का ख्याल रख रहे होते हैं, इमोशनली अवेलेबल नहीं होते। अच्छा, आजकल के दौर में मेरे पास बहुत बच्चे इस तरह के यंगस्टर्स आते हैं, या मैं कहीं पे भी कहीं कोई क्लासेस करवाऊँ यंगस्टर्स की, तो और मैं जहाँ पे स्पेशली बता रही हूँ यूथ को कि अपने माँ बाप का आप ख्याल रखें, माँ बाप के साथ एहसान का रवैया रखें, हमारा दीन हमें क्या बताता है, तो वो अक्सर बच्चों की तरफ से एक नोट आता है मेरे पास, और ये मैंने बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करना शुरू किया है। वो ये कहते हैं कि अगर हमारे माँ बाप हमसे सही मोहब्बत का इजहार ही नहीं करते, उन्होंने कभी हमें गले ही नहीं लगाया, कभी प्यार ही नहीं किया, निगलेक्टफुल हैं, इमोशनली नॉट प्रेजेंट। और मैं आजकल कुछ केसेस ऐसे हैं जिनको डील कर रही हूँ। आप उन बच्चों को देखें तो आप कहेंगे ये आइडियल बच्चे हैं, उन फैमिलीज़ को देखें तो आप कहेंगे आइडियल फैमिलीज़ हैं। इमोशनल अटैचमेंट नहीं दे रहे, उधर से निगलेक्टफुल हैं, अनकेयरिंग और इनएडिक्वेट तरीके से बच्चों की नीड्स को वो करते हैं। मज़े की बात है कि उनको ये नज़र ही नहीं आता कि हम ये काम नहीं कर रहे।
वो ये समझते हैं कि हम अच्छे ही हैं वालिदैन और हम अपने बच्चों को सब कुछ तो दे रहे हैं, खाना पीना, और क्या चाहिए बच्चों को, अच्छे इदारे में पढ़ा रहे हैं, ना शुक्र हैं ये बच्चे। इंडिफरेंट हो जाते हैं, बच्चों के साथ इंगेज नहीं होते, कम्युनिकेशन नहीं होती, बस अपने मसलों में घिरे रहते हैं, स्ट्रक्चर नहीं होता, क्रूल हो जाते हैं कई दफ़ा। एक बच्चे ने मुझसे शेयर किया कि मैं बहुत परेशान था और मैंने जब अपनी माँ से कहा कि मैं फिर मरना चाहता हूँ तो उसने कहा मर जाओ। और वो बच्चा जब सुसाइडल हो रहा था और उसने बाकायदा शायद कोई ब्लेड उठाया, कुछ ऐसा किया, तो उसने कहा मार लो अपने आप को, याद रखो फिर जहन्नुम में जाओगे। और ये एक नहीं 2-3 केसेस ऐसे आए हैं। ये निगलेक्टफुल पेरेंट्स हैं। इस तरह की बातें बच्चों को सुनाते रहना कि तुम मेरी औलाद नहीं हो, तुम अच्छे नहीं हो। एक माँ ने कहा कि अगर, मुझे याद है मेरी पेशेंट है, उन्होंने कहा कि मैंने अपने बेटे से कहा कि अगर तुमने फर्स्ट पोजीशन ना ली तो मैंने तुम्हें हॉस्टल भेज देना है, क्योंकि तुम मेरे बच्चे नहीं हो, फिर वहीं रह के पढ़ोगे। और छोटा बच्चा था, 4th-5th क्लास का। तो इनमें क्या है, मोहब्बत भी नहीं है, लिमिट्स भी नहीं है, गिव अप कर देते हैं। को लगता है कि भाई मेरे लिए इमोशंस, जज्बात देना बहुत मुश्किल काम है। ये कौन सा मुश्किल काम है? तो नहीं क्यों मोहब्बत देना, हमें हर जायज़ जगह पे मोहब्बत देनी नहीं आती, नाजायज़ जगहों पे हम मोहब्बतें निछावर कर रहे होते हैं। वो टॉपिक हम गलत हो गया ना, ऑर्डर ऑफ रिलेशनशिप्स, वो जहाँ नहीं वो ऊपर आ गया। सो नेक्स्ट है हमारे पास अथॉरिटेटिव स्टाइल। तो ये 4th स्टाइल है। वो अथॉरिटेरियन था, ये अथॉरिटेटिव है। इसमें बैलेंस है फ्रीडम का और रिस्पॉन्सिबिलिटी का। तो वो जो ड्रामे वाले हैं ना, आप उनको लिख सकते हैं, आप में से जो देख रहे हैं उनको लिख के भेज दें। आप उनको ये बताएं कि जी आपने जो है ना एक परमिसिव पेरेंट दिखा दिया है और एक आप ऐसे रिव्यूज़ डाला करें ना, फिर जब आप लिखते हैं, देखते हैं आप कि जी आपने एक जगह परमिसिव पेरेंट दिखा दिए हैं, एक जगह आपने अथॉरिटेरियन पेरेंट दिखा दिए हैं। असल तो आपको अथॉरिटेटिव पेरेंट दिखाना चाहिए था, क्योंकि आपने हमें अथॉरिटेरियन पेरेंट से डरा कर कहा कि परमिसिव बन जाओ। वो नहीं हमने बनना। ठीक, तो बैलेंस है, ये रिलाई करता है, देखें, प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी एंड ट्रस्ट। इसमें आप ट्रस्ट भी देते हैं, बैलेंस भी लेकर आते हैं, अदल भी है। अब ये एक बहुत कॉमन सवाल माओं का आता होता है मेरे पास कि जी मेरा बेटा जैसे यूनिवर्सिटी में गया है या कॉलेज में गया है और उसको ज़ाहिर प्रोजेक्ट्स उसने करने थे, उसको लैपटॉप लेके दिया और उसको फ़ोन लेके दिया, तो अब वो जो 6 साल या 8 साल वाला बच्चा वो कहता है उसको लेके दिया तो मुझे भी लेके दें। अगर अथॉरिटेरियन पेरेंट है तो वो क्या करेगा? डांट देगा। परमिसिव पेरेंट क्या करेगा? ले देगा फौरन। इतनी उसको टेंशन होगी कि मेरे बच्चे को कॉम्प्लेक्स ना हो जाए, वो ले देगा। नेग्लेक्टफुल पेरेंट क्या करेगा? मे भी दे देगा और या परवाह नहीं करेगा, शायद वो बड़े के लिए भी कुछ ना सोचे, जहाँ उसको ज़रूरत है उसको भी ना सही तरह से हैंडल करे। अथॉरिटेटिव पेरेंट क्या करेगा? एग्जैक्टली, जब आपकी एज आएगी तो आपको भी मिल जाएगा। बिल्कुल, बड़ी को भी लिमिट्स के साथ देगा। जैसे अगर मेरे बच्चे मुझे कहें कि आप खुद इतना अच्छा फ़ोन ले लेती हैं और लैपटॉप रख लेती हैं, मैं उनको कहती हूँ कि एक तो मैं काम करती हूँ, मेहनत करती हूँ, अपने पैसों से लेती हूँ, आप भी मेहनत करें। दूसरा, मैं उनको कहती हूँ मैं उसका सही इस्तेमाल करती हूँ, तो आई डिज़र्व दैट। आप सही इस्तेमाल करें, अल्लाह ताला आपको देगा। मेरा इस्तेमाल भी देखें क्या है, मैंने गेम्स तो नहीं खेलनी, मैंने फजूल के काम तो नहीं करने। वो कहते थे तो आप तो मामा है ना, हमने तो लेटेस्ट चीजें करनी है। नहीं तो आप उनको पता है मैं भी लेटेस्ट चीजें करती हूँ, आप करें ना लेटेस्ट चीजें। कहते आप हर चीज पे कब्जा कर लेते जो नहीं। मतलब क्लैरिटी से जाएं उस डोमेन में। हमारे तो हाथ पांव फूल जाते हैं, बच्चे ने ये सवाल पूछ लिया अब क्या करूं। तो अपने आप को बताया मुझे अथॉरिटेटिव पेरेंट बनना है, मुझे पता है कि भाई हाँ इसकी ज़रूरत है, इसकी नहीं है। अब एक बच्चा पढ़ रहा है, उसको अगर आपने कोई परमिशन दे दी, दूसरा नहीं पढ़ रहा, आप उसको ताने मारने की ज़रूरत नहीं है। अथॉरिटेरियन पेरेंट ना बने, तुम निकम्मे हो, तुम पढ़ते नहीं हो, पढ़ते तो फिर मैं तुम्हें देती। बच्चा कहता है कि मुझे भी फ़ोन मिलेगा, हाँ हाँ श्योर मिलेगा, आपके जब इतने नंबर आएंगे और आप ये कंडीशंस पूरी करेंगे तो श्योर। आपने बताना है मैं तो तैयार बैठी हूं, तुम ये करो तो सही। मेरा बच्चा है, मुझे पूछे मैं अपने फ्रेंड के घर जा सकता हूं, मैं कहती हूँ हाँ हाँ बिल्कुल, कल। मैं कहती हूँ कल पॉसिबल नहीं है, कब? मैं कहती फ्यूचर में देखेंगे।
मतलब हमने ना से नहीं बात शुरू करनी, हाँ इजाजत है, लेकिन इस वक्त नहीं। बच्चे इसी पे भी बहुत ज्यादा शोर करते हैं कि भाई ये कौन सा तरीका है, मतलब आप हमेशा यही यही कहती हैं तरीके, हाँ, पहले कहती हैं हाँ, फिर कहती हैं नहीं, फिर कभी जिंदगी में, फिर तो और मतलब। हाँ तो आप उनको कहें कि हाँ बेटा ऐसे ही होता है ना, आप अपने काम करते जाए ना जो करने वाले काम है, आपको खुद सारे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। एक बच्ची जो थी उसकी मदर ने मुझे बताया, बच्ची का मैंने देखा उसने इंस्टाग्राम पे जैसे लड़कों को भी क्लास फेलोज हैं तो ऐड किया हुआ है। बच्ची को जब उन्होंने कहा तो उसने कहा भाई तो सब फ्रेंड ने ऐड किया हुआ है और वो तो सिर्फ क्लास फेलोज हैं या फ्रेंड्स हैं, मेरा कोई उसके साथ रिलेशनशिप तो नहीं। तो उस मदर ने कहा कि देखो बेटा, मैं और तुम्हारे फादर हम भी प्रोफेशनल्स हैं, हम भी बहुत सारे काम करते हैं, हम मर्दों से औरतों से इंटरेक्ट करते हैं, हमें करना पड़ता है। वेट फॉर द राइट एज। जिस एज में आप इंटरेक्ट कर रहे हैं उसमें खतरे की घंटियां हैं, तो मैं अभी आपको रोक रही हूं। आगे जिंदगी में आपको बड़े अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे जब आपको इंटरेक्ट करना होगा, तो उस अपॉर्चुनिटी तक अपने आप को लेकर जाओ और अभी जो इस एज में करने वाले काम है उन पे फोकस करो। अब उससे क्या हुआ, वो कहती कि उस बच्ची ने सोचना शुरू किया, एक लॉजिकल बात की ना। हम तो क्या करते हैं, पहले तो हलाल हराम का फतवा लगाते हैं, ये हराम है, और वो बच्चा ऑलरेडी दीन को इतना वैल्यू नहीं दे रहा होता। वो फिर पेरेंट्स को भी वैल्यू नहीं देते, बच्चे सुनते नहीं हैं। आपको इंटेलिजेंट तरीके से बच्चों से डील करना सीखना है। आप इमोशनल लेवल पे बच्चे के साथ जाते हैं, बच्चा आपको इमोशनल लैंग्वेज देता है। पेरेंट्स और बच्चे जो होते हैं वो इक्वल टर्म पे एक डिग्निटी के साथ, एक वर्थ के साथ एक दूसरे के साथ एंगेज होते हैं, लेकिन जिम्मेदारी और डिसीजन मेकिंग उनको सबको पता होता है। हर एक को पता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हर एक को ये पता होता है कि डिसीजन मेकिंग कहाँ से पैरामीटर्स आते हैं। बच्चा आपके पास आया, आपने पहले क्लैरिटी से एक रूल सेटिंग की हुई है, बच्चों को बताया हुआ है व्हाट इज डूएबल व्हाट इज नॉट। बच्चा आपके पास उसी चीज के लिए आ जाता है दोबारा जो आप अलाउ नहीं करते, बजाय इसके कि आप उसमें उनके साथ वही बात है कि उलझें। आप बच्चे को कहते हैं, मसलन वो आया उसने कहा कि मैं कंप्यूटर ले लूं, तो आप टाइम देखें, सिचुएशन देखें और आप आराम से कहें आपका क्या ख्याल है इस टाइम पे आपको लेना चाहिए। उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालें, आपका क्या ख्याल है, हमारा रूल क्या है। नहीं रूल तो ऐसे है ये वो, कि नहीं रूल क्या है बेटा, नहीं रूल तो नहीं है, तो आप कहें कि फिर पॉसिबल नहीं है, आप कभी भी परमिशन नहीं देती, आप हमें कुछ भी अलाउ नहीं करती, आप हमें ये नहीं अलाउ करती, आप हमें ये भी नहीं करने देती, सारे बच्चे जो हैं इतना एंजॉय करते हैं। तो आप कहें नहीं मैं तो आपको अलाउ करना चाह रही हूँ, लेकिन आप वो चीज़ मुझसे मांगे ना जो उस बाउंड्री के अंदर है। मैं तो कैद खाने में हूँ, आप इग्नोर करें ना उनके उन जुमलों को। हम फौरन खड़े हो जाते हैं कटहरे में कि मैं जवाब दूं ये कैद खाना नहीं है, ये अल्लाह की नेमत है और यहाँ पे तुम्हें कितने फ़ायदे हैं। आप बहुत आराम से कि नहीं अब मैं तो इंतज़ार कर रही हूँ, आप मांगिए ना मुझसे। वो खुद ही सीधा होना शुरू हो जाते हैं, खुद ही उनको समझ आ जाती है कि मुझे रूल के अंदर रह के कैसे काम करना है। आपको 1 स्टेप अहेड रहना है बच्चों से, हम 3 कदम पीछे हैं, क्योंकि हम जज्बात में आ जाते हैं, बह जाते हैं, डूबना शुरू हो जाते हैं जज्बात में। फिर पेरेंट्स को, ये जो अथॉरिटेटिव पेरेंट्स होते हैं, ये खुद राइट एंड रॉन्ग जो है अपने अल्फाज से जो बोल रहे हैं अपने एक्शन से करके दिखाते हैं। वो अपने पर भी वही लागू कर रहे हैं। ये नहीं कि मुझे तो गुस्सा आ सकता है तुम्हें नहीं आना चाहिए, मैं तो घबरा सकती हूँ तुम्हें नहीं घबराना चाहिए, मेरा तो मूड खराब हो सकता है तुम्हारा नहीं होना चाहिए, मैं तो किसी से बदतमीजी कर सकती हूँ जो बच्चा भी देख रहा है सामने, तुम्हें नहीं करना चाहिए, मैं तो जंक खा सकती हूँ जहां से मेरा दिल चाहता है, तुम्हें नहीं खाना चाहिए। मैं शादियों पे जब जाऊं या किसी ऐसे ओकेजन पे जाऊं, मैं खुद सारी फिजी ड्रिंक्स डाल डाल के पी रही है, बच्चे को कह रही है मत पियो। दैट टेक्स के लॉट ऑफ एफर्ट। आपको अपने पर बहुत सा काम करना है, जो आप बोल रहे हैं वो फिर करके भी दिखाएं। दूसरा, आपने जो भी लिमिट सेट करते हैं उसका रीजन एक दफा बच्चों को बता देना। मसलन जी मुझे स्क्रीन क्यों नहीं मिल सकती, साइंटिफिक रिसर्च ये बताती है, गल नहीं मुकाओ। हम नहीं मानते साइंटिफिक रिसर्च को, आपके मैं तो मानती हूँ। अगर कल एक साइंटिफिक रिसर्च आ गई और उसने कहा कि बच्चों को हर चीज़ अलाउड है, कि तब देखेंगे। मैं तो नहीं चाहती, मैंने तो अभी रिसर्च पढ़ी है, इतनी आंखें खराब होती हैं, इतना ये मसला होता है। अगर वो कहें आप खुद तो यूज करती हैं।
हाँ, मैं जिस काम के लिए यूज़ कर रही हूँ, जब आपकी वो उम्र आएगी आप भी उस काम के लिए यूज़ कर लेना। इसमें हमको भी थोड़ा कम यूज करना चाहिए, मतलब जो आप देखें कई लोगों का काम इस नेचर का है। मैं अपना भी देखूं तो मेरा बहुत ज़्यादा यूज़ है। मेरे पेशेंट्स भी हैं, मेरे लेक्चर्स भी हैं, मेरी क्लासेस हैं, मेरे क्लाइंट्स हैं, मैं हर वक्त यूज़ कर रही होती हूँ। तो मैं कहती हूँ आपकी भी वो उम्र आएगी और डिपेंडिंग आपकी फील्ड क्या आप कर लेना। मेरी उम्र पे पहुंचोगे, 50 साल से ऊपर होगे तो कर लेना, दैट इज़ गोइंग टू बी योर लाइफ। लेकिन जब तक आप मेरी सुपरविजन में हैं, दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लैरिटी, टॉन्ट्स नहीं,